स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। इट्स अ पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जो यूनिट 1 है हमारे पेपर 1 का। तो शुरू करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। नाम से थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा कि ड्रिफ्टिंग की बात की जा रही है, किसके, कॉन्टिनेंट्स की। तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी दी गई है दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, it is the movement of Earth's continents related to each other by appearing to drift across the ocean bed। कि एक दूसरे के रिलेशन में जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, चाहे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनकी जो मूवमेंट है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो थोड़ा सा एक आइडिया रख लीजिए। अब्राहम ऑटिलियस, उन्होंने सबसे पहले स्पेकुलेशन दिया था कि ड्रिफ्टिंग होती है कॉन्टिनेंट्स के, कब 1596 में, पर किसी ने गौर नहीं किया ना, उस टाइम इतनी रिसर्च थी। और इवन जब ये नई थ्योरी आई है इस पर भी उस तरह ध्यान नहीं दिया गया, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट ये थ्योरी किसने दी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एल्बर्ट वेगनर। फोटो दिख रही है आपको, जो कि जर्मन पोलर रिसर्चर, जियोफिजिस्ट एंड मीटियोरोलॉजिस्ट थे। कब दी थ्योरी? 1912 में। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कहां से थ्योरी कब आई, क्यों आई। बिना जरूरत के कुछ नहीं आता है। यहां नीड क्या थी? नीड थी कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हुए हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाए। और दो मेथड थे उनके, या दो तरीके थे जिससे उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था। एक तो ये कि मान लिया जाए जो कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पे आज हैं वहीं पे पहले थे, स्टेशनरी हैं। हुआ क्या है, सिर्फ जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, कि एक बार क्लाइमेट एक तरफ है फिर वो शिफ्ट होकर दूसरे कॉन्टिनेंट पे चला गया। या दूसरा तरीका ये था कि ये मान लीजिए कि क्लाइमेट जहां का है वैसा ही रहेगा, सिर्फ जो लैंड मास है वो शिफ्ट होता है, जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव करते हैं। और इसलिए यहां पे जो अडॉप्ट किया गया वो सेकंड थ्योरी को किया गया। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे ये प्रूव हो कि क्लाइमेट शिफ्ट होती रहती है। क्योंकि क्लाइमेट एक एरिया का जो है वो वही है। वहां पे अगर हम कहें इक्वेटर पे अगर क्लाइमेट वार्म है, ट्रॉपिकल एरिया में वार्म है, तो वहां पे पोलर क्लाइमेट नहीं आ सकता, वहां पे ब्लिजर्ड्स नहीं चल सकते। और जहां पे डेजर्ट्स हैं वहां पे मानसून नहीं आ सकता। तो सेकंड जो मेथड था, जो सेकंड वे था, वो उन्होंने अडॉप्ट किया। इस पर्पस के लिए, ये प्रपोज करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो मूवमेंट होती है कॉन्टिनेंट्स की। और दिस इज द रीजन कि क्लाइमेट चेंज होती है। पर ये थ्योरी नहीं एक्सेप्ट हुई थी और बाद में ये एक नई थ्योरी निकल के आई थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह लीजिए, जिससे ये प्रूव हुआ कि कॉन्टिनेंट्स वाकई में मूव करते हैं। और जब ये थ्योरी आई थी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, तो उसको चाहे नहीं माना गया था। अब बेसिक आइडिया क्या है, कहां से निकला है हाइपोथेसिस, कहां से ये सजेशंस ली गई हैं, किसकी रिसर्च से हुआ? अलग अलग साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट्स, पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट्स और दूसरे जो स्कॉलर्स हैं, उनके जो रिसर्च हैं, उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनके हाइपोथेसिस हैं, उसके बेसिस पे ये दिया गया। और कैसे? उन्होंने अज्यूम किया कि पहले एक बड़ा लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम यहां लिखा हुआ है पेंजिया। कि एक पेंजिया लैंड मास था कब? कार्बोनिफेरस पीरियड में। और इट वाज सराउंडेड बाय सी, जिसका नाम दिया उन्होंने पेंथालासा। तो यूं कह लीजिए कि अगर मैं कहूं कि ये अर्थ है, तो इस पे एक बड़ा सा लैंड मास था। ये एक लैंड मास है, इसका नाम उन्होंने दिया कि पेंजिया। और चारों तरफ क्या था? वाटर, ओशन, जैसे आज है। आज काफी सारे हैं, उस टाइम एक था, और इसका नाम दिया पेंथालासा। और ये पेंजिया जो दो पार्ट में उसको काउंट किया गया, एक नॉर्थ पार्ट, एक साउथ पार्ट। नॉर्थ का नाम दिया गया लॉरेशिया और साउथ गोंडवाना। कि
इस तरह एक बड़ा लैंड मास हुआ करता था। देन जो नॉर्थ पार्ट है उसका नाम दिया लॉरेशिया, और वो आज के कौन से एरियाज हैं उसमें नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है। और जो साउथ पार्ट है गोंडवाना लैंड, उसमें आजकल साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, पेनिनसुलर इंडिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया। कि इस तरह से शुरू में था, एक पेंजिया था। हुआ क्या, उसमें डिसरप्शन हुई, वो टूटने लगा और टूट के वो मूव करने लगे। जो टुकड़े थे उसके अलग अलग, पहले 2 पार्ट में टूटा, फिर 4 में, 6 में, और वो अलग अलग एक दूसरे से मूव होना शुरू हो गया। और वो आज की जो पोजीशन है वो उसने ली। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा नजर आ रहा है कि ये पेंजिया, ये टूट रहा है और ये अलग अलग आज की शेप उसने ले ली। यहाँ से देख लीजिए कि एक पेंजिया नजर आ रहा है आपको, और ये ड्रिफ्ट करना शुरू हो रहा है। वो लॉरेशिया अलग गया, गोंडवाना अलग गया, अब गोंडवाना भी टूट रहा है और लॉरेशिया भी आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आज की पोजीशन है वो ये बन गई है और इस तरह से ये डेवलप हो गया। ये देखिए, दोबारा देखिए, पेंजिया, इसका डिसरप्शन शुरू हुआ, नॉर्थ पार्ट अलग गया, साउथ अलग गया, और अब ये मूव करना शुरू हुआ। सारे पार्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और आगे जाके जुड़ते जा रहे हैं दूसरे आइलैंड्स के साथ। ये अफ्रीका यूरोप के साथ मिल गया और इस तरह से। अब एविडेंसेस क्या थे उनके पास, क्या एविडेंस दिए एल्बर्ट वेगनर ने अपने इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए? 3 बेसिस पे उन्होंने इसको प्रूव करने की कोशिश की कि जो लैंड फॉर्म्स से एविडेंस मिले, फॉसिल से मिले और क्लाइमेट से मिले। यहाँ एविडेंस को हम इनके बारे में बात करें। सबसे पहले लैंड फॉर्म। अगर एटलस उठा के देखें तो यहाँ से कुछ लगता है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो नजर आ रहा है और ये पार्ट जो नजर आ रहा है, ये सेम है, और इसको अगर इसके पास ले गए तो इसमें ये फिट हो सकता है। ऐसे इस तरह से ये फिट हो सकता है, तो एक जिगसॉ पजल की तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये कुछ उन्होंने सोचा। तो पहला तो यही था, इसको जिगसॉ पजल की तरह। ये देखिए कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अगर इसको मिला दें तो क्या होगा, ये ऐसे मिल जाएगा। वो एक एक्चुअल नहीं था, ये एक हाइपोथेसिस दिया गया था। कोशिश की गई थी प्रूव करने की कि पॉसिबिलिटीज हैं कि एक जिगसॉ पजल की तरह ये ऐड हो, इसको जोड़ के एक आइलैंड के रूप में फॉर्म किया जा सकता है। इसकी फॉर्मेशन पॉसिबल है और ये हो सकता है शुरू में ऐसा ही कुछ रहा था। इसको देख लीजिए कि पहले मैप ये और फिर ऐसा है कि जो सेकंड मैप में पहले ऐसा हुआ करता था, अगर इसको जोड़ लें तो सारा ऐसा बन जाएगा। और आज की पोजीशन क्या है जो फर्स्ट आपको पिक्चर में नजर आ रही है। और उन्होंने सबको जोड़ के कोशिश की कि साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ जोड़ दिया, उधर ये पेनिनसुलर इंडिया ये और मेडागास्कर ये जोड़ दिए, इधर ये अंटार्कटिका जोड़ दिया और साथ में ऑस्ट्रेलिया जोड़ दिया। तो ये कुछ टुकड़े जुड़ते हुए नजर आते हैं। कि जो अगर बात करें इनके मार्जिन जो हैं, एजेस जो हैं, उनको जोड़ें तो जुड़ के इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे आपको मार्जिन नजर आ रहा है दूसरी पिक्चर में रेड से, ये मार्जिन है, तो ये लगता है कि जुड़ सकते हैं आपस में। अफ्रीका के साथ नॉर्थ अमेरिका जुड़ रहा है, इधर अफ्रीका के साथ साउथ अमेरिका भी जुड़ रहा है, इधर जो न्यू फाउंडलैंड के आइलैंड्स हैं और ये ग्रीनलैंड है, ये जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लग रहा है कि वो दोबारा पेंजिया जो है डेवलप ऐसे ही हुआ, ये पेंजिया से डेवलप हुआ। दूसरे जो हम बात करें फॉसिल्स, कि फॉसिल से कैसे पता लगता है, वहां से भी कुछ एविडेंस मिले हमें। यस, कि जो कॉन्टिनेंट्स पे फॉसिल्स मिले हैं, अलग कॉन्टिनेंट्स पे, जो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से 5-5 हजार किलोमीटर दूर है, उन पे जो फॉसिल्स मिले हैं वो सेम एनिमल, सेम प्लांट्स के मिले हैं। जैसे यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, मीजोसॉरस और ऊपर ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस एक प्लांट है जो साउथ कॉन्टिनेंट में, जो सदर्न पार्ट में मिला है, और मीजोसॉरस एक रेप्टाइल था जो कि अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में इसके हमें फॉसिल्स मिले हैं। अब बात यह है सोचने की
कि जो दोनों का डिस्टेंस है अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का बहुत ज़्यादा है, 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर है। और एक ऐसा मैमल जो रेप्टाइल है कि दो जगह पे पॉसिबल नहीं कि अगर वो साउथ अमेरिका में रह रहा है तो नॉर्थ वहाँ पे अफ्रीका वो तैर गई स्विमिंग करके चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है इतना। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आइडिया लगाया गया कि हो सकता है ये दोनों लैंड मास पहले इकट्ठे होंगे और उस पे ये मैमल्स रहा करते थे, फिर वो डिसरप्शन हुई और दूर होते हुए चले गए, और तभी इनके जो आज फॉसिल्स हैं वो हमें नजर आते हैं। यहाँ पे कुछ फॉसिल हमें मैच होते हुए नजर आए, एक ये अमेरिका और यूरोप नॉर्थ अमेरिका, उसी तरह साउथ अमेरिका और अफ्रीका, और उसी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो हमें फॉसिल्स हैं वो मैच होते हुए नजर आए। अब थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब ये लैंडमार्क जुड़े हुए हों, तो जो उस पे एनिमल्स रहा करते थे उनके जो फॉसिल्स हैं आज वो हमें इन कॉन्टिनेंट के अलग होने पे भी उन एरियाज में मिल जाती हैं। इसी पिक्चर से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको कि अगर इस पिक्चर को देखें ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है मीजोसॉरस, इसकी हम बात करें मीजोसॉरस की, ये इसके फॉसिल्स मिले कि कहाँ पे, साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका, यहाँ पे फॉसिल मिले हैं, यहाँ पे फॉसिल मिले हैं। वो तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों जुड़े हुए थे। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे साउथ अमेरिका यहाँ पे और इधर अफ्रीका यहाँ पे, तो दो जगह एक मैमल स्विम करके नहीं जा सकता। उसी तरह ग्लोसोटेरिस, इस प्लांट की हमने बात की। अब इसके फॉसिल्स हमें कहाँ मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इतनी जगह ये प्लांट मिल रहा है, हमें इसके फॉसिल्स मिल रहे हैं। इट मीन्स कि ये कॉन्टिनेंट जो हैं कहीं ना कहीं पहले एक साथ जुड़े हुए ही थे। उसी तरह यहाँ देख लीजिए साइनोग्नाथस, ये और रेप्टाइल है जिसके फॉसिल्स हमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले हैं। इसी तरह काइस्टोसॉरस, ये एमल है, इसके कहाँ मिले फॉसिल्स हमें, इंडिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका। अब इंडिया और अफ्रीका का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, अगर फिर भी ये फॉसिल मिल रहे हैं, फिर अंटार्कटिका वो भी बहुत दूर है साउथ पोल पे। इट मीन्स पहले ये तीनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जुड़े हुए थे और ये बीच में मेडागास्कर, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो इन चीजों से वैगनर ने प्रूव करने की कोशिश की कि ये कॉन्टिनेंट्स पहले जरूर जुड़े हुए रहे होंगे, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती कि ऐसा ये चीज हमें आज मिल पाए एक जगह। फिर क्लाइमेट से उनको कैसे पता लगा, अर्थ के कुछ एरियाज उन्होंने ऑब्जर्व किए और वहां के क्लाइमेट को ऑब्जर्व किया कि जब देखिए कोई ग्लेशियर होता है, जब ग्लेशियर हमने पढ़ा था ग्लेशियर मूव करता है तो क्या होता है, वो एब्रेशन करता है, स्क्रैचिंग करता हो जाता है, एरियाज को प्लेन करता हो जाता है वहां से। तो ये आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या नजर आ रहा है हमें पिक्चर में, स्क्रैच मार्क नजर आ रहे हैं कि इसको ग्लेशियर ने स्क्रैच किया हुआ है सैंड पेपर की तरह, एब्रेशन हुई है इसकी, एब्रेशन। और एब्रेशन कौन करता है, ग्लेशियर एब्रेशन करता है। और ये हमें स्क्रैच मार्क कहाँ मिले, साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका का जो क्लाइमेट है ऐसा नहीं है कि वहां पे हमें ग्लेशियर मिले और एक रॉक और वहां पे ग्लेशियर की मार्क मिलना, जो वो एरिया जहां पे आज ग्लेशियर एग्जिस्ट नहीं करते, ये प्रूव करता है कि या तो वहां ग्लेशियर थे या ये एरिया अफ्रीका का एक ऐसी जगह पे था जहां पे ग्लेशियर थे। उसके अलावा ये चीज हमें कई और जगह देखने को मिली कि हमें ये कहाँ मिला देखने को, कि यहाँ पे आप देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका के बाद और इधर ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ये पेनिनसुलर इंडिया, ये पार्ट भी डेजर्ट है इंडिया का, ये पार्ट भी ट्रॉपिकल एरियाज में है, ये पार्ट भी वार्म एरियाज में है, ये पार्ट भी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वो एरिया जहाँ पे ग्लेशियर नहीं डेवलप हो सकते, हाँ पोलर एरिया में हो सकते हैं, पर यहाँ पे
जो हमें फीचर्स मिले हैं, जो साइंस मिले हैं, कि वो साइन क्या प्रूव करते हैं कि यहाँ पे ग्लेशियर एग्जिस्ट करते थे जिनके एब्रेशन के साइन हमें नजर आए हैं, कुछ टेल्स मिले, कुछ डिपोजिशंस मिली हैं। तो यहाँ से आइडिया लगाया गया कि हो सकता है ये पहले चीजें जुड़ी हुई हो, या कह लीजिए ये चीज प्रूव करती है कि कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे, यहाँ पे ग्लेशियर मूव किया करते थे, और आज डिसरप्शन के बाद ये चीजें अलग हो गई, दूर फैलती भी चली गई। जैसे यहां से आपको थोड़ा और चीज क्लियर हो जाएगी कि कुछ इस तरह से था ये, कि पहले ये जब पेंजिया हुआ करता था, ये इकट्ठे थे, यहाँ पे आइस थी, और जब ये डिसरप्शन हुई तो आज ये आइस यहाँ पे नजर आती है, कुछ इस एरिया में, कुछ इस एरिया में, कुछ इस एरिया में। तो ये इन एरियाज में, और ये हमें इन एरियाज में नजर आते हैं। तो ये चीजें जिनसे वेगनर ने प्रूव किया। उसके बाद उसने वो प्रोसेस बताया कि डिसरप्शन कैसे हुआ और किस वजह से हुआ, क्या वो फोर्सेस थी जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स को मूव कराया। इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, डिसरप्शन होने के बाद वो एक दूसरे से दूर मूव हुए और आज की जो पोजीशन है उस पे वो आ गई। वेगनर ने बताया कि दो डायरेक्शंस में मूव हुए थे कॉन्टिनेंट, नंबर 1 इक्वेटरवार्ड और दूसरा वेस्टवर्ड। एक है कि इक्वेटर की तरफ, यानी कि यूं कह लीजिए वर्टिकल, इस पोजीशन में चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं, और दूसरे थे वेस्टवर्ड के, यूं चल रहे हैं। जो इक्वेटरवार्ड थे उनकी मूवमेंट का रीजन एक तो है ग्रेविटी और दूसरा है बायोएंसी, कि अर्थ अपनी तरफ पुल करती है, अट्रैक्ट करती है लैंड मासेस को, क्योंकि एक वाटर बॉडी की तरफ पर ये फ्लोट कर रहे थे। दूसरा बायोएंसी, कि बायोएंसी क्या होती है, अपथ्रस्ट जो लगता है पानी में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा, इस पे जो अपथ्रस्ट लगा रहा है, जो लिक्विड है, वो बायोएंसी है। कि बायोएंसी फोर्स और ग्रेविटेशन की वजह से इनकी मूवमेंट इक्वेटरवार्ड हुई। दूसरी है वेस्टवर्ड मूवमेंट, वो किस वजह से हुई, वो कहते हैं जो टाइडल फोर्स है सन और मून की, उस वजह से हुई। कि दो चीजें याद रख लीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स और टाइडल फोर्स। हो सकता है कहीं ये आपको वैसे भी क्वेश्चन मिल जाए, एमसीक्यूज में मिल जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए जीएस में, कि वेगनर की थ्योरी में जो उसने फोर्सेस की बात की है, वो कौन कौन सी फोर्सेस की बात की है जिसने कॉन्टिनेंट्स को मूव कराया। एक है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरी है टाइडल फोर्स। तो यहां से सवाल जरूर खड़े होंगे कि ये पॉसिबिलिटीज कैसे है इनसे मूव करने की, बट अभी हम बात कर रहे हैं उसके प्रोसेस की। अब यहां से उसने कहा कि जो कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग है वो शुरू हुई, और जो हमने पहले ही बात की थी कि देख लीजिए कि पहले पेंजिया वो करता था, टूटता गया, ड्रिफ्ट करता गया, और इसने शेप जो है आज की शेप ले ली। और ये हुआ कब, ये अलग अलग पीरियड्स में होना शुरू हुआ। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग पीरियड्स। सबसे पहले अब क्या बात करेंगे, एग्जाम में जब लिखेंगे 225 मिलियन ईयर्स अगो क्या था, पेंजिया था। पेंजिया 150 मिलियन ईयर्स अगो डिसरप्शन शुरू हुआ और ये टूट गया, दो पार्ट इसके हो गए, जिसको नॉर्थ को हम क्या कहते हैं लॉरेशिया, और साउथ पार्ट को कह रहे हैं गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया गोंडवाना, ये नाम ध्यान रख लीजिए। 100 मिलियन ईयर्स अगो जो ये दो पार्ट थे लॉरेशिया, ये भी टूटना शुरू हो गया और गोंडवाना भी टूट के अलग होना शुरू हो गया। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया अलग की तरफ जा रहा है, अंटार्कटिका अलग जा रहा है, इंडिया अलग जा रहा है, अफ्रीका और अमेरिका, और ग्रेजुअली ये प्लाइसीन पीरियड तक आते आते अब आते आते ये आज की जो शेप है, इन्होंने आज का जो पैटर्न है कॉन्टिनेंट्स का वो डेवलप हो गया। मीन्स फर्स्ट सेकेंड पोजीशन ये थी, थर्ड ये है, और फोर्थ टाइम लाइन याद रखिए 225 मिलियन, 150 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर्स अगो, और आज ये। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये चीजें बताएंगे, एवोल्यूशन इसका जो है प्रोसेस के साथ बताएंगे कि इन फोर्सेस ने इस पे काम किया और ग्रेजुअली जो है इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इस तरह से इसका डिसरप्शन हुआ और आज का इसने पैटर्न डेवलप किया। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है या मूवमेंट है कॉन्टिनेंट्स की, कब से कब तक रही, कार्बोनिफेरस पीरियड से लेके आज का जो प्लाइसीन पीरियड है,
तब तक कि जो ये प्रेजेंट पैटर्न है कॉन्टिनेंट्स का, ओशन बेसिन जो है ये अचीव हुआ। उसके अलावा उसने पोस्टुलेट किया कि जो हमारे ये माउंटेन बिल्डिंग हुई है, जो आइलैंड्स बने हैं, वहां या कह लीजिए उनकी फॉर्मेशन का जो रीजन है उसने यही बताया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग की वजह से ये चीज बनी है। और कुछ हद तक वेगनर सही था, क्योंकि आज भी हम बात करते हैं कि प्लेट मूव करती है, उनकी मूवमेंट से ही आइलैंड्स बन रहे हैं, उनकी मूवमेंट से ही ये माउंटेन बिल्डिंग हो रही है या ट्रेंच बन रहे हैं। अब कैसे इन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया वो देखते हैं कि इस चीज को देखिए आप, इस मैप को, कि जो इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुई, कि अगर हम बात करें यहाँ इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर वर्ड मूवमेंट में ये जो आइलैंड्स थे ये कैसे बने कि जब एक लैंड मास मूव कर रहा था तो जो इसके मार्जिन थे ये इसके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर पाया, डिफरेंशियल मूवमेंट हुई कि ये थोड़ा सा फास्ट था, ये पीछे का पार्ट थोड़ा स्लो रह गया, तो उस वजह से क्या हुआ, ये पार्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया, टुकड़ों में नजर आता है, और उस तरह से ये जो आइलैंड्स हैं ये बने। और जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई है, जब ये पार्ट वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था, उसी तरह से इसके कुछ पार्ट उस स्पीड से मूव नहीं कर पाई जो इसके मार्जिन्स थे, तो ये क्या, ये पीछे टूट के रह गए। जैसे जापान आइलैंड है, फिलीपींस है, तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से, कुछ ये देख लीजिए कि अगर ये टूटा है तो कुछ एरियाज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग आइलैंड्स हैं कि मूवमेंट शुरू हुई दिस वे और दैट वे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, तो जो डिसरप्शन हुआ वो उसके साथ पेस अप नहीं कर पाया, उतनी स्पीड से नहीं हो पाया लैंड मास के साथ, तो वो टूट के आइलैंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो जो कॉन्टिनेंट हैं उसके साथ जो मार्जिन पे बने वो आइलैंड बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह से कुछ चीजें यहाँ पे, जब इसने इधर को मूव किया, जो ये प्लेट थी या ये ओशन बेड था, ये मूव नहीं कर पाए, तो ये सामने कंप्रेशन से क्या हुआ, यहाँ पे माउंटेन चेन बन गई। तो जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है वो यहाँ पे बन गई। तो इन चीजों से उसने प्रूव किया अल्फ्रेड वेगनर ने कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव हुए हैं। उसने एविडेंस दिए, उसने फोर्सेस बताई कि ये फोर्सेस इनकी वजह से हुए, और उसने उन्हीं वजह से क्या है कि जो माउंटेन्स हैं उनकी बिल्डिंग का भी प्रूफ दिया कि माउंटेन्स भी बने। बट जो इसकी थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया उस टाइम में। कुछ लोग थे जो इसकी थ्योरी को मानते थे, और जब तक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ रिसर्च शुरू नहीं हुई थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में नहीं पता लगा, तब तक इसकी थ्योरी को नहीं माना गया था। और एक फिजिसिस्ट थे शिडाइजर, उन्होंने इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया कुछ ग्राउंड्स पे, जैसे कि ये ग्राउंड आपको नजर आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो मासेस हैं, जो लैंड मासेस हैं, कि जैसे वो मूव कर रहे हैं, कि पहले क्या था, वो एक जगह इकट्ठा है, पेंजिया है, और वहां पे रहे, उसके बाद वो मूव हुए, कि इससे क्या होगा, इससे एक माउंटेन बिल्डिंग के बारे में पता लग जाएगा, कॉन्टिनेंट के बारे में पता लग जाएगा। बट जो उससे पहले जो फोर्सेस काम कर रही थी, जो कुछ ऐसे माउंटेन्स है कि अगर वेगनर ने बताया, कौन से माउंटेन के बारे में बताया, कि जो कंप्रेशन से बनी, यानी कि फोल्ड माउंटेन, बट उसके अलावा जो उससे पहले माउंटेन है, जो पुराने माउंटेन है, उसके बारे में यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। दूसरा कि जो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, जैसे एक आइसबर्ग है वो ओशन में फ्लोट कर रहा है, वो कहते हैं कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू वेगनर ऐसे फ्लोट कर रहे थे। तो होना क्या चाहिए, वो एक आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है किसी भी चीज का, अगर वो लिक्विड पे मूव करती है, फ्लोट करती है। क्योंकि इस पे दो चीज लग रही है, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि अगर ये मैं कहूँ ये वाटर है, इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लग रही है, वो नीचे की तरफ लग रही है, और नीचे से एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, दिस इज फोर्स ऑफ बायोएंसी। और ये हमेशा जब तक बैलेंस में रहेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे टिका रहेगा। अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या, ग्रेविटी ज्यादा हुई तो नीचे डूब जाएगा, बायोएंसी हुई तो ये ऊपर राइज कर जाएगा। और
जो इन्होंने मेजरमेंट दी अल्फ्रेड वेगनर ने, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो एरियाज थे वो आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं नजर आते, तो पॉसिबल नहीं लगता कि जो लैंड मास थे वो फ्लोट कर रहे थे। तीसरा कि जो अर्थ सरफेस है या क्रस्ट है वो क्या होना चाहिए, सॉलिडिफाइड, पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे वो सॉलिडिफाइड नहीं है। तो जो एक्सप्लेनेशन है उससे ये प्रूव नहीं हो पाता प्रॉपर, और या वो कह लीजिए वो प्रॉपरली इसको प्रूव नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी उस टाइम में 30s की अगर हम बात करें तो इन चीजों पे बिलीव नहीं किया जाता था। कुछ ही जियोलॉजिस्ट थे जो इसके हाइपोथेसिस को, वेगनर के हाइपोथेसिस को मानते थे, और अगले 20 सालों तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये कब शुरू हुआ, 1950s में, जब जो अटलांटिक ओशन है उसकी रिसर्च से हमें कुछ आइडियाज मिले रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जो मिड अटलांटिक ओशन रिच है वहां पे जो स्टडीज की गई उनसे पता लगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, और वहां पे जो क्रस्ट है वो कुछ ओल्ड रॉक्स की है, कुछ न्यू रॉक्स की है, और वो ऑल्टरनेट लेयर्स बनी हुई हैं। तो उससे पता लगा कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग से एक नई थ्योरी आई फिर, जिसको एक्सेप्ट किया गया, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज प्रूव हो चुकी है कि जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं या जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। और देखा जाए तो वेगनर ने भी यही कहा था, उसने प्लेट की जगह उसका नाम दिया कि कॉन्टिनेंट मूव कर रही है एक फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये कुछ था हमारा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो के लिए लॉग इन करते रहिए हमारी वेबसाइट lakshya.ies.co.in पे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज लक्ष्य IAS। यू कैन आल्सो लाइक आवर फेसबुक पेज, और अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन मेल अस एट lakshya@gmail.com, और यू कैन कॉल अस एट द 7837221070। थैंक यू सो मच, बाय बाय।